नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7:30 से हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अर्थात दोस्तों, इकोनॉमिक्स की 7:30 से जो क्लास होती है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। और जो इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास हो रही है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, तब तक आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो एप्लीकेशन पे A to Z सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स आपको दी जा रही है। नोट्स एक प्रमुख समस्या होती है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंटों के साथ, या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो सिंपल सटीक भाषा में आपको सारे नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे संडे टू संडे आपका टेस्ट भी हो रहा है, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपको क्वेश्चन बैंक मिल पाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो वैलिडिटी ऑफ कोर्स की है। वैलिडिटी ऑफ कोर्स जो है वो लाइफ टाइम की है। अर्थात अगर जो आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी कि आपको हर कंटेंट में प्रोवाइड कराऊं, तब तक कराऊं जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन ओपन है और एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन दे दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। एप्लीकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे दोस्तों नोट्स मिलते हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए, क्लास नोट्स के लिए, प्रैक्टिस क्लास के लिए, पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का नोट्स भी उपलब्ध है, तो इकोनॉमिक्स का नोट्स भी आप ले सकते हैं दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट का भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड का भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कर सकते हैं, या मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय हस्तांतरण भुगतान का प्रकार है। चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। उर्मिला कुमारी जी ठीक है, निक्की खान जी, मीनू यादव जी ठीक है, रश्मि तिवारी जी, चलिए बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अब हम लोग दोस्तों तेजी से मूव करेंगे आगे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं आप लोग, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। अगर जो सी बोल रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो हस्तांतरण भुगतान होता है, ये क्या होता है दोस्तों। देखिए, हस्तांतरण भुगतान का सबसे पहले तो आप मतलब जानिए। हस्तांतरण भुगतान उस मुद्रा को कहा जाता है जो सरकार अदा तो करती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सरकार को उस राशि के बदले कोई वस्तुएं और सेवाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। ऐसी मुद्रा जो सरकार के द्वारा अदा की जाती है, सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन इस पैसे से वह किसी वस्तु या सेवाओं का अर्जन नहीं करता है, ऐसे भुगतान को हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि सिविल सैनिकों के जो पेंशन हो गए, ठीक है, तो भाई आप सेवा तो दे नहीं रहे, अब आप रिटायर्ड हो गए, लेकिन फिर भी आपको सरकार क्या दे रही है? पैसा दे रही है। तो सरकार को आप सेवा भी नहीं दे रहे हैं, कोई वस्तु भी नहीं दे रहे हैं, तो इससे ये क्या हो जाएगा? ये हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आ जाएगा। छात्रवृत्ति, ठीक है, छात्रवृत्ति हो गया, ये भी क्या आ जाएगा? हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? इजी सा प्रश्न आ गया, दोनों प्रश्न इजी आ गया आज के सेशन में। चलिए स्टार्टिंग के दो प्रश्न इजी आ गए, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। चलिए गुड इवनिंग सुनीता तिवारी जी, चलिए गुड इवनिंग हरिओम मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई कि जब एक माँ अपने बच्ची को या अपने बच्चे को होमवर्क कराती है,
तो इसके बदले में वो कोई भी फीस उससे नहीं लेती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गैर आर्थिक, मतलब जो अर्थ से संबंधित नहीं है, जो पैसे रुपए के लेन देन से संबंधित नहीं है, तो ये यही तो हो जाएगा ना कि एक जो माँ होती है अपने बच्चे को होमवर्क कराती है, ठीक है, तो उसके लिए कोई वो पैसा थोड़ी लेती है, तो ये क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि वी के आर बी राव संबंधित है। वी के आर बी राव किससे संबंधित है भाई, चलिए बताइए। वी के आर बी राव संबंधित है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और वीडियो को थोड़ा सा एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों, निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन देखिए लाइक की संख्या कितनी है, थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करिए, क्लास आपकी ही तो है। चलिए बताइए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सी बोलेंगे, सी बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे भैया कि वी के आर बी राव जो संबंधित है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है दोस्तों। और आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस थे, लेकिन इसके जो सदस्य थे वो वी के आर बी राव थे। ठीक है, तो जो दोस्तों राष्ट्रीय सेवा आयोग गठित किया, सॉरी, राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी 1949 में, उसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस और उसके उस समिति के एक सदस्य थे वी के आर बी राव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हवा में मत ऊपर ऊपर मत जाइएगा, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है, राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है, राष्ट्रीय आय न समझ लीजिएगा। ठीक है, जो लोग क्या करते हैं ऊपर ऊपर हवा में चले जाते हैं वो राष्ट्रीय आय समझ लेते हैं, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है। चलिए किसकी बात हो रही है, जीएनपी की बात हो रही है। ठीक है, जीडीपी नहीं, जीएनपी की बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, जैसा कि मैं आपके उत्तर को देख रहा हूं, मतलब डी की तरफ सभी लोग गए, डी की तरफ सभी लोग चले गए। ये कौन सी बात हुई है ना, ये कौन सी बात हुई कि अगर जो एक लोगों ने ऊपर से 2-3 लोगों ने डी बता दिया तो सभी लोगों ने डी बता दिया। हाँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, डी कैसे हो जाएगा। घिसावट को शामिल किया जाता है, मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज, लाभांश, कर और घिसावट को भी शामिल किया जाता है। इसमें सकल घरेलू निजी विनियोग को नहीं शामिल किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो इसमें सकल घरेलू निजी विनियोग की को नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, घिसावट जितने लोग भी कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, डी सभी लोग जितने लोग भी कर रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि सकल घरेलू निजी विनियोग को नहीं शामिल किया जाता है जीएनपी में। मजदूरी को शामिल किया जाता है, वेतन को शामिल किया जाता है, लगान को, ब्याज को, लाभांश को, कर को, घिसावट को, सबको शामिल किया जाता है, इसको नहीं शामिल किया जाता है। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चाल मत चला करिए कि ऊपर से 4 लोग चल दिए एक तरफ तो आप भी उसी के पीछे चले जाएं। ठीक है, जो इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया। कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया। ठीक है, चलिए रश्मि तिवारी जी, अगर जो आपने ए किया था तो अच्छी बात है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को प्रस्तुत किया था या विकसित किया था। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, अगर जो ए बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं भैया, सर विलियम पेंटी। ठीक है, तो जितने लोग भी सर विलियम पेंटी की बात बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री था जिन्होंने सर्वप्रथम पहली बार राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो सर विलियम पेंटी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, फिर से यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर वही प्रश्न आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन अलग है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न वही है, ऑप्शन अलग है, ठीक है, प्रश्न वही है, ऑप्शन अलग है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता, तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर हो जाएगा हस्तांतरण भुगतान। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं हस्तांतरण भुगतान, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सरकार के द्वारा भुगतान किया हुआ है ऐसा मुद्रा होता है जिसके बदले में सरकार को कोई भी सेवा और कोई भी सेवा या कोई भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे पेंशन हो गया, जैसे छात्रवृत्ति हो गया, ठीक है, पेंशन जो रिटायर हो गया, सर्विस नहीं दे रहा है, फिर भी उसको सरकार पैसा दे रही है। छात्रवृत्ति, आप बेरोजगार हैं तो आपको जीवन निर्वहन करने के लिए क्या दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, या आपने अपनी पढ़ाई को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। अगला, कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसा होता है भाई, बताइए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों ये लोग जो लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं उनको मैं क्या कहूँ, उन महानुभाव को मैं क्या कहूँ जो लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, आप लाइक शेयर क्यों नहीं करते हैं, आपके लिए ही तो मैं लाइव आता हूँ, आपके लिए ही तो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, ठीक है, मेरा उद्देश्य यही तो है ना कि आप बेहतर कर पाए। तो एक लाइक और एक शेयर करने में क्या जाता है ना। मैं भी चाहता तो सप्ताह में 2-3 दिन क्या कर देता, गैप कर देता, बहुत जगहों पे ऐसा होता भी है, ठीक है, कि लोग कंटिन्यू रूप से मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, वो बस इतना मेहनत करते हैं कि 2-4 फीस चलाए, काम चल जाए, है ना। तो ऐसा मेरा उद्देश्य है नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि सिंसियरिटी के साथ मैं आपके सामने आऊं और आपको दिन प्रतिदिन मैं प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा समझा करिए और इस वजह से क्लास को थोड़ा शेयर किया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, ठीक है क्या उत्तर होगा भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी कुछ लोग बोल रहे हैं, और कोई, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय, जो हमारी कुल राष्ट्रीय आय है उसमें से हम विदेशों से जो शुद्ध साधन आय प्राप्त हो रहा है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि भारत में राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन स्तर समिति के प्रमुख कौन थे, चलिए बताइए ठीक है। चलिए, कि भारत में आय वितरण एवं जीवन यापन स्तर समिति के प्रमुख है। और दोस्तों मैं आप लोग को इस बात की गारंटी देता हूं ना कि पिछले बार भी दोस्तों आपने जब प्रश्न पत्र देखा होगा तो आपके दिमाग में बार बार यही आया होगा ना कि लाइव स्टडी इलाहाबाद वाले जो सर हैं ये सारी चीजें पढ़ाए हैं। और इस बार भी जब आप पेपर देखेंगे ना तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि ये सारी चीजें हमने पढ़ा है, क्योंकि हम लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई। पूरा इकोनॉमिक्स तो प्रैक्टिस करके हम लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों, खत्म कर दिया है। ये तो बस ये है कि ठीक है अपने रिदम को बनाए रखिए, क्योंकि छोड़ देंगे तो भूल जाएगा, छोड़ देंगे तो भूल जाएगा, है ना। तो इसलिए रोज पढ़ना जरूरी होता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ आप लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं पीसी महालनोबिस, सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में आय वितरण एवं जीवन यापन स्तर समिति के जो प्रमुख थे वो थे दोस्तों पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। और देखिए क्या है ना कि मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो एकदम सामने बोलता हूँ, ठीक है। प्रश्न आए थे तो आए थे, आएंगे तो आएंगे, ठीक है। हाँ, 2-4 प्रश्न अपवाद हो सकते हैं और उसका इलाज जो होता है दोस्तों वो कोई नहीं कर पाता है, ठीक है, कोई नहीं कर पाता है उसका इलाज, कोई नहीं कर पाएगा। जो 2-4 क्वेश्चन अपवाद वाले होते हैं उसका नहीं, वो तुक्का पे उसको सही करिए, ठीक है। 2-4 प्रश्न हर पेपर में
एक एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर पेपर में ऐसे चले आते हैं जो एकदम नए होते हैं और उसको 90% लोग ठीक नहीं कर पाते। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय क्या है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं दोस्तों, कि वास्तविक अर्थ में जो राष्ट्रीय आय होता है, ये जब राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर व्यक्त किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। तो जब राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर व्यक्त किया जाता है तो इसे ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे बोलते हैं, कि जब राष्ट्रीय आय को हम स्थिर कीमतों पे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग काम करना बंद कर देता है। अरे भाई अब क्या है ना कि अब आप लोग बच्चे थोड़ी हैं, अब तो मैच्योर हो गए ना। तो आप एक मैच्योर पर्सन के जैसे जाइए, ये सोच के जाइए कि हम शिक्षिका बनने वाली हूँ या शिक्षक बनने वाला हूँ। तो इस तरीके की सोच रखेंगे तो जो आपकी घबराहट होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग जो होता है, जाहिर सी बात है कि प्रेशर होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप इस एटीट्यूड के साथ जाइए कि आप शिक्षक बनने वाले हैं, बस कुछ कदम की बात है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो वो जो मिस्टेक होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में वो नहीं होंगे। अब बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि चलो देखते हैं पेपरवा में क्या पूछ लेता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूछ कहते हैं कि चलो देखते हैं क्या पेपरवा में पूछेगा, हमने तो 3 साल से बहुत सा पढ़ा है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अलग चीज होती है और एक ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में पिछले वर्षों में कमी आई है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही कारण नहीं है। इसमें से कौन सा सही कारण नहीं है, बेसिकली दोस्तों आपको बताना है। तो सही कारण ये नहीं है कि जो शिक्षित ग्रामीण युवा है ना, ये कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं अपना रहे हैं। हम जो शिक्षित ग्रामीण युवा हैं वो क्या हो रहे हैं, वो शहरों की तरफ पलायित हो रहे हैं। ठीक है, शहरों की तरफ हम पलायित हो रहे हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र में रह करके कृषि नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से कृषि के जो हिस्से में आ रही है वो क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कल्याण का बेहतर माप कौन सा है, चलिए बताइए। ठीक है, चलिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए चलिए कि कल्याण का बेहतर माप कौन सा है, कल्याण का बेहतर माप कौन सा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर होगा, बिल्कुल ठीक है। कल्याण का बेहतर माप क्या है भाई, बिल्कुल सही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है, बी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। बी की तरफ जा रहे हैं कि सी की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं कि सी की तरफ जा रहे हैं। बी की तरफ क्यों जा रहे हैं भैया, बी की तरफ क्यों जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति व्यय योग्य जो आय होता है ना, वो हमको ये इंडिकेट करता है कि लोगों के कल्याण में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। जो प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय होता है, प्रति व्यक्ति आय केवल बढ़ जाए ये डजेंट मैटर, मैटर यहाँ पे कल्याण की बात कर रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय आय के बेहतर माप की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपके कल्याण में वृद्धि कैसे हुई है, आप सुख सुविधाओं को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सुख सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो जो आपका कल्याण है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जो आय है उसका आप व्यय योग्य आय कितना है। जो आपकी आय है, जो आपके पास आय, जो आपका आय है उसमें से आप व्यय कितना कर पा रहे हैं। तो सी हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग भी सी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि कल्याण का बेहतर माप कौन सा होता है, प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय। और एक प्रश्न का थोड़ा सा मुझे आप उत्तर बताइएगा कि कभी कभी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं
कोई छोटा सा प्रश्न आ गया, जैसे उसमें पूछ दिया कि ये बताइए कि लोक लेखा समिति की नियुक्ति कौन करता है। और ऐसी स्थिति में अगर जो वो प्रश्न आपको नहीं आता है ना, तो आपका पूरा शरीर एक बार क्या होता है ना कि एक एक बार से अजीब तरीके से उसमें सन्नाहट टाइप का लगता है कि यार हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। एक छोटा सा प्रश्न आपको इतना डिस्टर्ब कर देता है कि जो आपके पेपर में 125 प्रश्न और होते हैं या 124 प्रश्न और होते हैं, उस प्रश्नों में सोचने समझने की क्षमता वो एक छोटा सा प्रश्न आपको वो कर देता है, खत्म कर देता है आपके सोचने समझने की क्षमता। ठीक है, दिमाग एक ही बार लगता है यार ये छोटा सा मैं प्रश्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो बड़ा बड़ा कहाँ से कर पाओगे, कहाँ से कर पाओगे। तो कभी भी एग्जाम में अगर जो छोटा सा प्रश्न आपसे गलत हो जाए तो अपने कॉन्फिडेंस को क्या करिएगा, लूज मत करिएगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रश्न जहाँ पे गलतियां होती है वहीं पे एक जो स्टूडेंट होता है हतोत्साहित हो जाता है और कहता है यार ये नहीं हो रहा है तो वो कैसे होगा। और वहीं पे दोस्तों क्या होता है, असफलता लग जाती है, फेल का निशान लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये करिए कि अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है कि यदि बचत की अपेक्षा निवेश ज्यादा हो तो राष्ट्रीय आय में क्या वृद्धि होगी। चलिए बताइए। और तर्क दिया गया है कि बचत और निवेश एक ही व्यक्ति द्वारा नियोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको छोटी मोटी सारी बात बता भी रहा हूँ, तो हमारी बातों को ध्यान रखिएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक छोटे से प्रश्न से घबराना थोड़ी है। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं ना तो बाउंसर आता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो बाउंसर को छोड़ देना है और बाकी अच्छी गेंदों पे क्या करना है, ड्राइव करना है। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। है ना, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, सी हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। देखिए, यदि बचत की अपेक्षा हम निवेश ज्यादा करेंगे ना तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, क्योंकि जब हम निवेश ज्यादा करेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा। जब उत्पादन ज्यादा होगा तो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकेंगे। जब ज्यादा बिकेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। देयर इज नो डाउट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, बचत और निवेश एक ही व्यक्ति द्वारा नियोजित किए जाते हैं। नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है, आप बचत भी करें और निवेश भी करें, क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर जो है वो असत्य है। बचत और निवेश एक ही व्यक्ति द्वारा कैसे नियोजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है। चलिए, ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान क्या होता है। चलिए, या किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान किस चीज से व्यक्त किया जाता है, तो निवेश अनुपात अपान दोस्तों पूंजी उत्पाद अनुपात से। ठीक है, तो निवेश अनुपात अपान पूंजी उत्पाद अनुपात से, पूंजी उत्पाद अनुपात से। और दोस्तों पता है, ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का जो मान होता है निवेश अनुपात अपान पूंजी उत्पाद अनुपात। देखिए, दो प्रकार के लोगों को आप देखेंगे कि उनका सिलेक्शन ज्यादा होता है। या तो जिसका एक बार सिलेक्शन हो गया है, जिसका एक बार सिलेक्शन हो गया ना, उसको आप देखेंगे कि उसका सिलेक्शन जहां भी वो पेपर दे रहा है मैक्सिमम जगहों पे उसका सिलेक्शन होने लगेगा। और दूसरा वो जो क्या हो गया कि पढ़ते पढ़ते अब वो बुढ़ा हो गया है और अब उसको जीवन से कोई बहुत बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में पता है क्या होता है, ये होता है कि यार चलो डरना किस बात का, ठीक है, होगा तो होगा नहीं तो देखा जाएगा। तो वो बिंदास पेपर को देते हैं। ठीक है, या तो सेलेक्टेड है तो भी है, ठीक है, सेलेक्टेड है नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मेंटली फ्री रूप से, मेंटली एकदम प्रेशर उनके ऊपर कोई नहीं होता है, इस बात का डर नहीं होता कि इसमें नहीं होगा। तो वो जब मेंटली रूप से फ्री हो जाते हैं ना तो बढ़िया से पेपर करते हैं। और वही दूसरी तरफ जो पढ़ते पढ़ते क्या हो गया कि अब थक गया है, वो भी सोचता है अब इतना ज्यादा वो कष्ट सह लिया है कि अब सोचता है कि यार चलो होगा तो देखा जाएगा, नहीं हो तो वो भी फ्री माइंड से पेपर को देता है। तो यही कारण है कि जब रिजल्ट आता है
तो बहुत सारे लोगों को आप ऐसे देखेंगे जो अपने अंतिम अटेम्प्ट में पास होते हैं, या 2-3 अटेम्प्ट बचे रहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं सक्सेस हैं वो पास होते हैं ज्यादा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है भाई? तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही निम्न है। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो आय है हमारी वो कितनी है? बहुत निम्न है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि राष्ट्र का आपूर्ति वक्र दिखाता है कि, एक जो राष्ट्र का आपूर्ति वक्र होता है वो क्या दिखाता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्र का आपूर्ति वक्र क्या दिखाता है? बिल्कुल ठीक है, राष्ट्र का आपूर्ति वक्र दिखाता है। क्या दिखाता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। एक ही तरफ आप लोग जा रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि राष्ट्र की जो आपूर्ति वक्र है हमें वो ये इंडिकेट करता है कि जो राष्ट्र है वह क्या कर सकता है। अब आप कहेंगे कि सर राष्ट्र क्या कर सकता है, मतलब इसका क्या मतलब? तो देश में जो उत्पादन के साधन है, जैसे भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, उद्यमशीलता हो गया, इसकी मात्रा से वो कितना उत्पादन कर सकता है और किस स्तर तक जा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लेखों से संबंधित हरित लेखा का अर्थ क्या है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि जो राष्ट्रीय लेखा है लेख है उससे संबंधित हरित लेखा का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय लेखों से संबंधित हरित लेखा का अर्थ होता है कि हम क्या करें? पर्यावरण की अधिक परवाह करें। ठीक है, और ये दोस्तों अवधारणा जो है ये 1992 में पर्यावरण के विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में घोषित किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय लेखों से संबंधित हरित लेखा का अर्थ ये है कि पर्यावरण की हम क्या करें? अधिक परवाह करें। हम केवल और केवल समृद्धि और विकास पे ध्यान आकर्षित न करें, हम अपने पर्यावरण को भी क्या करें? सुरक्षित रखें। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि दोहरी गणना से अभिप्राय क्या है? बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोहरी गणना क्या होता है भाई? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि दोहरी गणना से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दोहरी गणना में क्या होता है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं ना तो वहां पे हम एक ही वस्तु को दो बार काउंट कर लेते हैं। जब राष्ट्रीय आय को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम एक ही वस्तु को दो बार अगर जो काउंट कर लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कि दोहरी गणना की समस्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या आप दे सकते हैं? इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि जैसे कपास है, तो कपास को तो एक बार जब कृषि के अंतर्गत चीजों की आप गणना करते हैं तो वहां पे कपास को एक बार राष्ट्रीय आय में आप शामिल कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब कपास से कपड़ा बन जाएगा तो विनिर्माण युग में जो औद्योगिक क्षेत्र है जब आप उसमें जाएंगे तो वहां पे कपड़ा जो है वो कपास से ही बना है। कपास को आपने ऑलरेडी क्या कर लिया है? मेंशन कर लिया है, लेकिन उसी कपास से कपड़ा बन गया तो कपड़ा को भी आपने राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया। तो एक ही वस्तु की दो बार हम क्या कर लेते हैं? पुनरावृत्ति कर लेते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने में, और इसे दोस्तों दोहरी गणना की समस्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न मेरा ठीक है। हाँ, एक बार कच्चे माल के रूप में और एक बार जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है तब उसकी गणना करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय समान होती है। किसके समान होती है भाई बताइए? चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय समान होती है। किसके समान होती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी सी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि सभी साधनों के भुगतान के जोड़ में अप्रत्यक्ष कर की रकम जोड़कर तथा उपादान जो होते हैं उसकी रकम को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो याद रखिएगा कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय समान होती है, सभी साधनों के भुगतानों को हम जोड़ देते हैं, उसमें से प्रत्यक्ष कर की रकम को भी जोड़ देते हैं तथा जो उपादान होते हैं उसकी रकम को घटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है कि सकल राष्ट्रीय आय का कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए कई बार ये बात पढ़े होंगे कि जो सकल राष्ट्रीय आय होती है उसको अगर जो हम क्या करें कि कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो इसे हम क्या कहते हैं, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए प्रति व्यक्ति आय को हम ऐसे ही तो व्यक्त करते हैं ना, जो प्रति व्यक्ति आय होता है इसका यही तो फार्मूला होता है ना दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला यही होता है ना कि जो सकल राष्ट्रीय आय है उसमें से किसको भाग दे देंगे, जो हमारी कुल जनसंख्या है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या होता है, सकल राष्ट्रीय आय अपन कुल जनसंख्या। अगला, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है जब, अब जो हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय है उसमें कब वृद्धि होगा आपको बेसिकली बताना है, चलिए बताइए। और दोस्तों अगर जो आपने अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास को नहीं आप ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पूरा इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो वैलिडिटी आप कोर्स है वो लाइफ टाइम है, इट मीन्स कि अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, सारे कंटेंट वहाँ पे पढ़े रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों देख लीजिए वहाँ पे आप अगर जो ईमानदारी से पढ़ते रहे, सेशन को रिवाइज करते रहे, यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहे तो आपको कोई भी समस्या दोस्तों होने वाली नहीं है। और मैं विश्वास से कह रहा हूँ दोस्तों कि कुछ भी छूटेगा नहीं, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को दोस्तों पढ़ा जाएगा, कुछ भी अफरा तफरी में नहीं होगा दोस्तों। तो एडमिशन प्रारंभ है, एडमिशन लेने के लिए आपको 2000 रुपये केवल पेमेंट करना पड़ेगा। इस नंबर पे 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर जो आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई, डी बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग डी की तरफ जा रहे हैं। तो जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर जो हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जो कुल उत्पादन हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। कुल उत्पादन बढ़ेगा दोस्तों तो उससे क्या होगा कि हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है। अगला, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय होता है। अब ये बाजार मूल्य पे बात कर रहा है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, बाजार मूल्य पे राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए तस्नीम खान जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, बिंदेश कुमार जी, रेणु जी, रावण जी, कुलदीप कुमार जी, वृष्टि शर्मा जी, राजेश कुमार जी, चलिए आदित्य जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय होता है, क्या होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है कि सभी साधनों से जो भुगतान हो रहे हैं उसमें हम अगर जो अप्रत्यक्ष कर की जो धनराशि है उसको जोड़ दें तो वही दोस्तों बाजार मूल्य पे राष्ट्रीय आय कहलाता है दोस्तों। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय होता है सभी साधनों के भुगतान में अप्रत्यक्ष करों की धनराशि को जोड़ दिया जाता है। तो ए दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे साधन लागत पे कह रहा है, वहां पे बाजार से संबंधित था, बाजार मूल्य पे कह रहा था,
और यहाँ पे अब साधन लागत की बात कर रहा है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं ना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक लाइन में बता रहा हूं, याद रखिएगा अच्छे से कि जो बाजार मूल्य जो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय होता है, इसका अर्थ ये होता है कि हम जो बाजार मूल्यों पे राष्ट्रीय आय होता है उसमें से घटा देते हैं किसको? अप्रत्यक्ष कर को, और फिर जो अनुदान होता है उसको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। तो देखिए दोस्तों, कापी पेन हो तो थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, हो सकता है कि ठीक मतलब आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इन प्रश्नों को रिवीजन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना, थोड़ा सा उसको नोट डाउन करके अपने पास रखा करिए। ठीक है, कापी पेन रखा करिए, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं ना उसको थोड़ा नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, केवल ये नहीं कि बस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर जो सारे प्रश्न आ रहे हैं, 90% प्रश्न आ रहे हैं, 80% प्रश्न आ रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, कम से कम 4 प्रश्न रोज लिखा करिए, या 5 प्रश्न रोज लिखा करिए, या 10 प्रश्न रोज लिखा करिए, उससे ज्यादा मत लिखा करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? ठीक है, तो आप सभी लोग को पता ही होगा दोस्तों कि आय की असमानताओं को मापने का, ठीक है, 2 प्रमुख विधि है। एक है लॉरेंज विधि और दूसरा है दोस्तों गिनी गुणांक। ठीक है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा हम आय की विषमता को मापते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं मापा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो होता है ये विषमताओं को नहीं बताता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला, आदर्श उत्पादन की अवधारणा को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना? बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया, एक बार नहीं, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आदर्श उत्पादन की धारणा को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? चलिए बताइए, ध्यान से पढ़िएगा। आदर्श उत्पादन, आदर्श उत्पादन कब होगा? जब आप कम लागत से मैक्सिमम उत्पादन कर पाए और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए। ठीक है, तो आदर्श उत्पादन तभी ना होगा जब आपकी लागत क्या हो? कम हो, लेकिन उत्पादन क्या हो? अधिकतम हो। ठीक है, तो आदर्श उत्पादन की धारणा को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना? तो दोस्तों ये माने थे पीगू साहब। ठीक है, तो जितने लोग भी पीगू की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला, केल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति मापदंड के अनुसार ऐसी आर्थिक नीति में परिवर्तन समाज कल्याण में वृद्धि करता है जिसमें, चलिए भैया, केल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और दोस्तों इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? केल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति मापदंड के अनुसार ऐसी आर्थिक नीति में परिवर्तन समाज कल्याण में वृद्धि करता है जिसमें यदि लाभार्थी क्षति उठाने वालों की क्षतिपूर्ति के पश्चात कुछ लाभ क्या कर सके? अपने पास रख सके। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि केल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति मापदंड के अनुसार ऐसी आर्थिक नीति में परिवर्तन समाज कल्याण में वृद्धि करता है जिसमें यदि कुछ लाभार्थी क्षति उठाने वाले क्षतिपूर्ति के पश्चात कुछ लाभों को अपने पास क्या कर सके? रख सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ठीक है। अगला, वर्गर्सन मापदंड संबंधित है। चलिए, वर्गर्सन मापदंड किससे संबंधित है बताइए? ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, वर्गर्सन मापदंड संबंधित है। क्या उत्तर हो जाएगा भाई?
ठीक है। तो वर्गर्सन मापदंड के बारे में दोस्तों आप पढ़े होंगे, तो ये कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। और दोस्तों ये जो है ये सामाजिक कल्याण फलन समाज के कल्याण का क्रमवाचक सूचकांक होता है, ऐसा इसके अंतर्गत कहा गया है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कल्याण अर्थशास्त्र से संबंध नहीं है? ठीक है, कल्याण अर्थशास्त्र से कौन सा इसमें से ऐसा है जो संबंधित नहीं है, बेसिकली आपको बताना। चलिए भाई बताइए। ठीक है, और देखिए दोस्तों जितना बेहतरीन प्रश्न आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, जितना आप सही कर रहे हैं ना, आप विश्वास मानिए कि परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में। बशर्ते अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है, और लगातार पढ़ते रहिए। देखिए पढ़ाई जो है ना दोस्तों, वो खेती के समान है, कृषि के समान है। अगर जो समय से उस खेत की जुतैया नहीं करेंगे, समय से बीज नहीं डालेंगे, अगर जो फसल पक गई है समय से काटेंगे नहीं, और या बारिश आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तो पूरा जो आपका 6 महीना का मेहनत होता है ना वो बेकार हो जाता है। ठीक, और ठीक पढ़ाई भी ऐसे ही है। अगर जो आपने 10 दिन 15 दिन इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया ना दोस्तों, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जितना आप पढ़े होंगे ना उसका 20% 30% ही आप याद रख पाएंगे। ठीक है, 15 दिन 20 दिन या 30 दिन अगर जो आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आप मान के चलिए कि आपको फिर से शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पढ़ाई की सबसे जरूरी बात ये होती है कि कंटिन्यू रहिए। 2 ही घंटे पढ़िए, 3 ही घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू रहिए और प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन पेपर को दोस्तों जरूर देखते रहिए। तो मैं यहाँ पे सारा करवा ही रहा हूँ, तो वीडियोस को जरूर देखा करिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन कल्याण अर्थशास्त्र से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? कल्याण अर्थशास्त्र से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं, डैबी बोल रहे हैं, और कोई थोड़ा सा और बताइए। डैबी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डैबी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। कार्लडार है, सिटोवस्की है और वर्गर्सन है, लेकिन डैबी जो है ये कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कि एजवर्थ वाक्स मानचित्र में 2 उपभोक्ताओं के साम्य को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोलते हैं? ठीक है, बताइए कि जो एजवर्थ वाक्स है, इस एजवर्थ वाक्स मानचित्र में 2 उपभोक्ताओं के साम्य, अर्थात साम्य मतलब क्या, संतुलन की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। साम्य को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोला जाता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे संविदा वक्र बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न को कि एजवर्थ वाक्स मानचित्र में 2 उपभोक्ताओं के साम्य अर्थात संतुलन को दर्शाने वाले वक्र को संविदा वक्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि पेरेटो के कल्याण के अधिकतमीकरण के लिए क्या एक सत्य है? पेरेटो ने जो कल्याण के अधिकतमीकरण मतलब आपके कल्याण में किस तरीके से वृद्धि हो, इसके लिए कौन सा एक स्टेटमेंट या बात इसमें सही है, आपको बेसिकली बताना है। चलिए बताइए। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर वो वाला स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है जिसमें कहते हैं पेरेटो साहब की एक को हानि पहुंचाए दूसरे को, एक को हानि पहुंचाए बिना दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि इससे अनेक अनुकूलतम बिंदु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पेरेटो के कल्याण के अधिकतमीकरण के लिए क्या एक सत्य है? तो सत्य ये है कि इनसे अनेक अनुकूलतम बिंदु को प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था भाई? चलिए बताइए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था भाई, बताइए। किस क्षेत्र के लिए मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संदर्भ में मिला था ना अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज। कब मिला था भैया? तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 98 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 1998 में
कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संदर्भ में अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज मिला था? तो सी बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन आपको बताना है। चलिए ठीक है, गलत कथन आपको बताना है। चलिए भाई गलत कथन बताइए। अब ये इजी सा प्रश्न है, एग्जामिनर आपके पेशेंस को चेक करना चाहता है ना। ये प्रश्न जो है वो बहुत इजी है। एग्जामिनर जो है वो आपके पेशेंस को अर्थात धैर्य को भी चेक करना चाहता है कि आप कितने धैर्यवान तरीके से और कितना कंसंट्रेट होके प्रश्न को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो देखिए जो क्षतिपूरक व्यय होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है घाटे का बजट, न कि बचत का बजट। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती, एक तरीके से मंदी में होता है, तो सरकार क्या करता है कि अपने व्यय को बढ़ा देता है, जिससे लोगों के पास पैसा जा सके, लोगों के पास मुद्रा जा सके और वो क्या कर सके, अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति को प्राप्त कर सके। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि सीटोवास की विरोधाभास का संबंध किससे है? चलिए भाई बताइए। ठीक है, ठीक है, सीटोवास की विरोधाभास का संबंध किससे? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने देखा था ना दोस्तों, इसको सीटोवास्की को देखा था ना कि ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव ना हो तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। जो लोग पुराने हैं थोड़ा रुक जाइएगा, प्रश्न का उत्तर मत करिएगा, है ना। जो हमारे पुराने छात्र हैं वो इस प्रश्न का उत्तर मत करिए, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको कितनी बार रट गया होगा कि जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव ना हो तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं भैया? मान जाइए, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, पेरेटो अनुकूलतम। ठीक है, पेरेटो साहब ने पेरेटो अनुकूलतम के अंतर्गत ये बात कही थी कि अगर जो किसी को लाभ पहुंचाना है तो किसी को हानि भी पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स कि एक को क्षति पहुंचाए बिना दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। ये पेरेटो अनुकूलतम में पेरेटो साहब ने बोला था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अभिकथन दे दिया गया है, कारण दे दिया गया है, ऐसे प्रश्न डिसाइडर होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए बताइए कि कथन दिया गया है, ठीक है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ये बहुत मजेदार सा प्रश्न है। ये कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं का अस्तित्व पेरेटो इष्टतमता की बाधक में प्राप्ति है। भाई बिल्कुल बाधक है, क्योंकि जो सार्वजनिक वस्तु होती है ना उस पर सभी का अधिकार होता है और उसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी के हम लाभ में कमी करेंगे तो किसी दूसरे के किसी लाभ के किसी का हानि करेंगे तभी किसी का लाभ कर सकते हैं। भाई सड़क है, हॉस्पिटल है, पार्क है, ये सब क्या है दोस्तों? आपके मोहल्ले का जो स्ट्रीट लैंप लगा हुआ है ये सबके लिए समान रूप से है, तो इसमें हम किसी के लाभ में कमी और किसी को हानि और किसी को लाभ कहाँ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पेरेटो इष्टतम यही कहता है ना कि एक को हानि पहुंचाए बिना दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। और सार्वजनिक वस्तु के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं पे सबका समान रूप से क्या होता है? अधिकार होता है। बात तो ये ठीक है। आगे देखेंगे कि सार्वजनिक वस्तु से प्राप्त सीमांत लाभ का मूल्यांकन व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होता है। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? तो भाई बात तो ये भी ठीक है कि सार्वजनिक वस्तुओं से प्राप्त सीमांत जो लाभ होता है ना, ये व्यक्तियों के बीच क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे आपके मोहल्ले में एक बड़ा सा स्ट्रीट लैंप लगा हुआ है
तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका पड़ोसी है वो बहुत गरीब है, ठीक है, उसके पास बिजली ना हो, तो उसके लिए तो उस लाइट की बहुत महत्वता है। लेकिन आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर आपके पास है, आपके पास इन्वर्टर है, तो आप खुद का इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल बात ठीक है, यहाँ पे प्योरली सार्वजनिक वस्तु की बात हो रही है और यहाँ पे पेरेटो के नियम की बात हो रही है। तो सार्वजनिक वस्तु इससे दोस्तों इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि इनमें से कौन भार में क्रियान्वित अर्थात इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचा कार्यक्रम नहीं है। थोड़ा सा आराम से देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों अगर जो अभी तक आपने लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन नहीं लिया है तो आप जरूर ले लीजिए। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, संडे टू संडे आपका टेस्ट हो रहा है, पूरी इकोनॉमिक्स की नोट दी जा रही है, यहाँ पे आप पढ़ते रहिए, वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी दोस्त बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे करना होगा। दोस्तों डायरेक्ट भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर होगा भाई ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी सी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं। किसका उत्तर ठीक होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी और सी बहुत सारे लोग बता रहे हैं। कोई ऐसा है जो सही उत्तर दे दे? ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है दोस्तों जो सही उत्तर दे पाए इस प्रश्न का, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजीव आवास योजना, अर्थात ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि भारत में यहाँ पे होना चाहिए, भारत में, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट दे दिया गया है, भारत में क्रियान्वित किया जा रहा ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचा कार्यक्रम कौन सा नहीं है? तो दोस्तों राजीव आवास योजना नहीं है। अब क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? क्योंकि इस योजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो 2011 में किया गया था और यह भारत को मलिन बस्ती मुक्त करने के लिए संकल्पित है। मतलब जो मलिन बस्तियां हैं उनको क्या किया जाए, उनको हटा दिया जाए और उन लोगों को अच्छे तरीके से क्या कर दिया जाए, आवास दे दिया जाए। तो राजीव आवास योजना जो है ये ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचा से संबंधित दोस्तों नहीं है। ये आवास योजना ये किससे संबंधित है? मलिन बस्तियों को हटाने के संदर्भ में है और इन लोगों को हटा करके पक्की मकान देने का निर्णय दोस्तों इस योजना के अंतर्गत सरकार ने किया था, ठीक है। यही रीजन है कि आपके मोबाइल आप जहाँ पे रहते होंगे वहां पे देखते होंगे कि बहुत सारे जो मलिन बस्ती थे वहां पे अपार्टमेंट बना दिए गए इसी योजना के तहत। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, कि इनमें से किस समस्या को भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं माना जाता है? चलिए, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है, ठीक है। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अगेन ई के तरफ सभी लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी ई के तरफ जा रहे हैं इसी प्रश्न के लिए जा रहे हैं या पिछले प्रश्न के लिए जा रहे हैं? अगर जो इस प्रश्न के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं कि विशाल व्यापारिक घराने और बड़े जमींदार व्यवस्था के लिए प्रमुख लाभार्थी नहीं थे। तो दोस्तों देखिए इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या संबंध, देखिए कि इनमें से किस समस्या को भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं माना जाता है? तो क्या नहीं माना जाएगा कि विशाल व्यापारिक घराने और बड़े जमींदार व्यवस्था के प्रमुख लाभार्थी नहीं थे। तो दोस्तों इसका क्या लेना देना है? तो जितने लोग भी ई बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि गांधीवादी योजना को किसने सूत्रबद्ध किया? चलिए बताइए, जो गांधीवादी योजना है उसको सूत्रबद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है,
चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, गलती हो रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगेन ई हो जाएगा। ठीक है, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1944 में 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधी योजना को सूत्रबद्ध किया। और ये गांधी योजना क्या है दोस्तों? इसमें विकेंद्रीकरण, कृषि का विकास कैसे हो, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का विकास कैसे हो, इन बातों पे बल दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम के विभाजन को केंद्रीय भूमिका निर्धारित की थी? चलिए बताइए कि किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम के विभाजन को केंद्रीय भूमिका निर्धारित की थी? बताइए क्या उत्तर होगा भैया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, एडम स्मिथ, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम के विभाजन को केंद्रीय भूमिका निर्धारित किया था दोस्तों, तो एडम स्मिथ। ठीक है, आगे मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास का अर्थ है अधिक उत्पादन तथा उन तकनीकी एवं संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन जिनके द्वारा यह उत्पादन होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि आर्थिक वृद्धि में क्या होता है? अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक समृद्धि का आशय क्या है कि अगर जो जनरली देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि में क्या होता है दोस्तों कि आपकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। लेकिन जब आपका आर्थिक विकास होगा ना, तब राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, साथ ही साथ दोस्तों आपके संरचनात्मक सुधार भी होंगे। ठीक है, तो आर्थिक विकास बड़ी टर्मिनोलॉजी है, ये अल्प विकसित देशों में होता है दोस्तों, सॉरी विकासशील देशों में आर्थिक विकास होता है, और आर्थिक वृद्धि आर्थिक समृद्धि जो है वो विकसित देशों में होता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी विविधताएं आ रही हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सीपी किंडल वर्गर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों ठीक हो जाएगा। किंडल वर्गर के द्वारा ये बात कही गई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके किसके द्वारा विकसित मॉडल पर आधारित है? चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा विकसित मॉडल पर आधारित है? अब ये तो बच्चों वाला प्रश्न है भाई। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है दोस्तों। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि उद्योगों का बड़े पैमाने पे क्या किया जाए? विकास किया जाए। ठीक है, उद्योगों का बड़े पैमाने पे विकास करना इसका क्या था दोस्तों? लक्ष्य था। ठीक है, और जो विकास की दर रखी गई थी दोस्तों वो 4.5% रखी गई थी, लेकिन जो विकास की दर प्राप्त की गई थी वो कितना हुआ था? 4.27%। ठीक है, तो इस बात को भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि दीदी, और एक बात समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोग को लगता होगा कि सर अब योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया, तो क्या योजना आयोग से प्रश्न बनेंगे क्या? क्यों नहीं बनेंगे भैया, क्यों नहीं बनेंगे? हमारे गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां से प्रश्न नहीं बनते, प्रश्न तो बनते हैं ना, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि भारी उद्योगों का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में होगा तथा उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। चलिए बढ़िया प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, चलिए मैं देख पा रहा हूँ आपके उत्तर को। सभी लोग क्या कर रहे हैं? बहुत बुरा कर रहे हैं।
अच्छा कोई नहीं कर रहा, ठीक उत्तर कोई नहीं दे रहा है ना, ठीक उत्तर कोई नहीं कर रहा है। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि भारी उद्योगों का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में होगा तथा जो उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होगी वो निजी क्षेत्रों से होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, सी होगा नहीं, क्योंकि सी लघु एवं कुटीर उद्योग की बात की ही नहीं गई है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि भारी उद्योगों का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में होगा तथा उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति जो सुनिश्चित होगी वो निजी क्षेत्रों के माध्यम से होगी। तो डी बिल्कुल ठीक है। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवान, यहाँ पे बागवान होना चाहिए, राष्ट्रीय बागवान मिशन शुरू किया गया? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, राष्ट्रीय बागवान मिशन कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी होगा क्या? 10वीं पंचवर्षीय योजना में होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। तो जो राष्ट्रीय बागवान मिशन है दोस्तों, ये प्रारंभ हुआ था कब? 2005 में। और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी अवधि क्या थी दोस्तों? ये 2002 से लेकर के 2007 तक थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बनता है कि ये बताइए कि भारत में राष्ट्रीय बागवान मिशन की जो शुरुआत हुई कब हुई? 2005 में हुई। किस पंचवर्षीय योजना में हुई? 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 2002 से लेकर के 2007 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। कभी कभी ऐसे प्रश्न को भी कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये आपके मॉडलिटी को डाउन कर देते हैं अगर जो ऐसे प्रश्न नहीं आप ठीक कर पाते हैं तो। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद 3 योजना अवकाश हुआ, है ना, और उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो कब हुई भैया? 1969 में हुआ था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि यही चौथी पंचवर्षीय योजना है जब 14 बैंकों का क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला, कि निम्न में कौन आर्थिक विकास में अवरोधक है? आर्थिक विकास में, ठीक है, हमारा देश आर्थिक विकास क्यों नहीं कर पा रहा है बताइए? आर्थिक विकास तो सबको चाहिए, विकास तो करना है देश को, लेकिन हम विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीजन है बताइए? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर दे रहे हैं। छोटा सा प्रश्न है, पूंजी निर्माण की हमारे पास निम्न दर है, हमारे पास निवेश पावर ही कम है, तो इस वजह से हम पूंजी निर्माण की जो दर है हमारी कम है। गरीबी का दुष्चक्र है, हम गरीब हैं क्योंकि गरीब हैं। ठीक है, गरीब है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, तो फिर पैसा कहाँ से लाएंगे? ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोध भी है, बात बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है? विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक इसमें से कौन सा नहीं है बताइए? चलिए, निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है? तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर अगेन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, कि हमारे पास पूंजी निर्माण की जो दर है वो निम्न है, उच्च नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात बोल रहा है। ठीक है, तो बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। हमारे पास निवेश क्षमता ही नहीं है तो हम निवेश करेंगे नहीं, तो हमको जब निवेश नहीं करेंगे तो फिर वहां से हमको आय कैसे मिलेगा? जब आय नहीं मिलेगा तो लाभ कैसे होगा? लाभ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे निवेश पावर में वृद्धि कैसे होगी? तो पूंजी निर्माण की उच्च दर हमारी क्या है? निम्न है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? ठीक है, विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है। अब आर्थिक मतलब आपको जानना चाहिए, आर्थिक मतलब अर्थ, अर्थ मतलब क्या? जो
मुद्रा से संबंधित हो, रुपए पैसे से संबंधित हो, अगर तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो, ठीक है। आर्थिक मतलब क्या, आर्थिक मतलब यहाँ पे मुद्रा की बात हो रही है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो मुद्रा से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है? चलिए बताइए, छोटा सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। और ये लोग जो लोग डी कर रहे हैं ना, ये डी क्यों कर रहे हैं भैया? अच्छा, नहीं नहीं, सी कर रहे हैं, पिछले प्रश्न का डी कर रहे थे, ठीक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कि सरकार पर विश्वास करना, ये क्या है दोस्तों, एक व्यवहारिक सी बात है। सरकार पे विश्वास करना क्या है, एक व्यवहारिक बात है, इसका पैसे रुपए से क्या लेना देना है, ठीक है। ये आर्थिक निर्धारक नहीं है दोस्तों। तो हम सरकार पे तो विश्वास कर लेते हैं, सरकार ने तो हमको कह दिया, ठीक है, जब चुनाव आया था तो कह दिया था कि 5 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया है, और जैसे हम सत्ता में आएंगे वैसे हम और कम से कम इतना ही युवाओं के लिए वैकेंसी लाएंगे, ठीक है। तो हमने विश्वास किया, लेकिन उस विश्वास का कोई मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, कि विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहा है? चलिए बताइए कि विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहा है? जब चुनाव का माहौल होता है ना, तो लगता है कि अपना प्रदेश या अपना देश जो है ये स्वर्ग बनने जा रहा है। इतने लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है, ठीक है, इतनी सारी योजनाएं होती हैं, कहीं किसान के लिए सारी चीजें फ्री हो जाती हैं, कई छात्रों के लिए सारी चीजें फ्री हो जाती है। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाता है दोस्तों, किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी की बात हो रहा है, ठीक है। तो सतही स्तर पे बेसिकली बहुत कम चीजें देखने को मिलती हैं। क्या उत्तर होगा भाई, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, बी के तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं बहुत अच्छा जा रहे हैं, कि अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था को क्या करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विकास से संबंधित जब भी हम योजनाओं को बनाते हैं, तो यही तो देखते हैं ना कि हम किस तरीके से आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की तरफ अपने आप को मूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, अर्थशास्त्र में विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया। अब ये देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी हमने कितनी बार किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रुकने की जरूरत है ही नहीं, विकास केंद्रित परिभाषा जो दिया था वो सैमुअल्सन साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है। भारत को अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है? ठीक है, भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई? ठीक है, प्रगति जी क्लास जो होता है वो शाम को 7:30 से रोज होता है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत को अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है भाई, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर जी भारत तो केवल विकासशील देश है। नहीं भैया, हम विकासशील भी हैं और हम अल्प विकसित भी हैं। विकासशील क्यों है? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हमारी उत्पादकता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ठीक है, हम बहुत सारी जगहों पे प्रोग्रेसिव हैं, तो इसलिए हम विकासशील हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अल्प विकसित भी हैं। इस अल्प विकसित की क्या विशेषता होती है कि तीव्र गति से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अभी भी हम कृषि पे निर्भर है, हमारे जनसंख्या का एक जो बड़ा तबका है वो कृषि पे निर्भर है, और जो प्रौद्योगिकी है वो क्या है, वो मंद गति, वो उसकी जो प्रगति हो रही है वो बहुत ही धीरे गति से हो रही है। अभी भी हम बेरोजगारी, भूख, ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आवास, इन सारी चीजों के लिए दोस्तों क्या हो रहे हैं कि लड़ रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या है, अल्प विकसित भी हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। मतलब श्रम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, बताइए? ठीक है, पूंजी है, प्राकृतिक संसाधन है, विदेशी सहायता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, आर्थिक विकास में सामान्यतः ये महत्वपूर्ण भूमिका तो अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो है
वो जनशक्ति के बराबर नहीं है। ये बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था? तो जितने लोग भी बेंजामिन हिगिंस की बात बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेंजामिन हिगिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, बताइए सेशन कैसा लगा आपको, कितने प्रतिशत प्रश्न आपके ठीक हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहिए। वहाँ पे आपको सारे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको दोस्तों वहाँ पे सारे दोस्तों आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे आपको वहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैलिडिटी आपको जो है दोस्तों आपकी लाइफ टाइम, इट मीन्स कि अगर जो आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो ये सारे कंटेंट जो है वो तब तक वहाँ पे रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। सारे कंटेंट मैं आपके पास तब तक पहुँचाता रहूँगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। इस नंबर पे 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। या दोस्तों आप चाहेंगे तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप जा करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। दीक्षा सिंह जी, तस्लीम खान जी, निकी खान जी, थैंक यू वेरी मच। जूही शुक्ला जी, जयंत कुमार जी, अशोक कुमार राजपूत जी, आशुतोष उपाध्याय जी, थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र सिंह जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, रेणु जी, थैंक यू वेरी मच। सब्बो जी, थैंक यू वेरी मच। निक्की खान जी, रश्मि तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। गोविंद कुमार सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। सालू यादव जी, थैंक यू। अशोक कुमार राजपूत जी, संजय कुमार जी, सोहन खुराना जी, उर्मिला कुमारी जी, प्रगति जी, थैंक यू वेरी मच। प्रगति जी पूछ रहे हैं सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। देखिए सिंपली आप इस नंबर पे मुझे 2000 रुपये पेमेंट कर सकती हैं या एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकती हैं। चंद्रजीत यादव जी, थैंक यू वेरी मच। तस्नीम खान जी, ललिता साके जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ललिता साके जी, ज्ञान गोविंद सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। सुनीता त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन को लेफ्ट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, तो मिलेंगे दोस्तों कल हम लोग 7:30 पर एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। आप लोग जाते जाते वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते हुए जाइए, लाइक करते हुए जाइए। और कल एक मज़ेदार सा सेशन होने वाला है, तो 7:30 पे जरूर जुड़ जाइएगा। जिन लोगों का हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो हमारे साथ 6 बजे जुड़ जाएंगे और जिनका पॉलिटी सब्जेक्ट है वो 9 बजे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को 7:30 पे।